नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट चेंज इन स्टेट। अब मैटर जो है, मैटर का स्टेट चेंज हो सकता है। स्टेट जैसे हमने स्टेट में क्या 3 स्टेट्स मैटर ऑफ पढ़ा, सॉलिड लिक्विड गैस। तो क्या सॉलिड लिक्विड में चेंज हो सकता है या लिक्विड गैस में चेंज हो सकता है? तो ये हम लोग देखेंगे। और जब चेंज होगा तो क्या होगा, ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिलने वाला है यहाँ पे। तो वाटर जनरली 3 स्टेट्स होते हैं वाटर के, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस होते हैं। सॉलिड के रूप में जो है आइस के रूप में एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड के रूप में जो है वाटर के रूप में एग्जिस्ट करेगा, और गैस के रूप में ये वाटर वेपर के रूप में एग्जिस्ट करता है। अब हम क्या करते हैं, एक एक्टिविटी है जो करना है। तो 2 चीज़ सबसे पहले हम देखेंगे इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का इफ़ेक्ट क्या होगा। तो उसके लिए ये सेटअप है, और इसमें क्या किया गया है, आप जैसा देख रहे हैं थर्मोमीटर है, ग्लास रॉड है, बीकर है और आइस है, और ये स्टैंड लगाया गया है। तो अभी हाँ, यहाँ पे क्या करना है, ये है बर्नर, दिस इज़ बर्नर। अब इसमें आइस लेना है, और आइस लेना है, और थर्मोमीटर भी यहाँ पे रखना है, थर्मोमीटर का भी यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम थर्मोमीटर ऑब्ज़र्व करेंगे आइस का टेम्परेचर, फिर उसको गर्म करना शुरू करेंगे। इस आइस को क्या करेंगे, उसको हीट करना शुरू करेंगे। हीट करने के बाद जब पूरा आइस जो है चेंज हो जाता है, लिक्विड में पिघल जाता है, तब टेम्परेचर नोट करेंगे। फिर क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, ये लिक्विड में चेंज हो जाएगा, और हम कंटिन्यूसली हीट सप्लाई करते ही रहेंगे। और फिर क्या करेंगे, देखेंगे कि जैसे ही ये बॉयल पूरा, एक तो उस टाइम देखना है जब सारा सॉलिड लिक्विड में चेंज कर गया है, टेम्परेचर नोट करना है। फिर हम उस टाइम देखेंगे जब ये सारा लिक्विड वेपोराइज हो जाता है। तो सब सारी चीज़ों को हमको नोट डाउन करना है। और फिर हम जो है कुछ यहाँ पे तो यहाँ पे स्टायर का भी यूज़ करना है। उसके बाद हम लोगों को ये सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करनी है, और उसके बाद ये ऑब्ज़र्वेशन करना है। तो अब क्या होता है यहाँ पे, तो जनरली क्या होता है कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल का बढ़ जाता है। पार्टिकल का क्या होगा, जैसे हम लोग हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं, हीट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी जब ही सप्लाई करेंगे सॉलिड पार्टिकल को, जो आइस के पार्टिकल को, तो क्या होगा कि जो आइस के पार्टिकल हैं उसको जो है काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। तो जैसे ही काइनेटिक एनर्जी मिलेगा तो ये वाइब्रेट करना शुरू करेगा, और वाइब्रेशन के बाद क्या होगा कि इतने वाइब्रेट करेंगे, इतने जो है उसको एनर्जी आ गई हीट से, जिससे क्या होगा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, इसीलिए पार्टिकल चिपका हुआ था, एकदम साइड साइड में था। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर जाएंगे, ये तोड़ देंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, बिल्कुल जो है इंटरलॉकिंग था उसको बिल्कुल तोड़ देंगे, और ये मूव करना शुरू करेंगे, वो अपना फिक्स पोजीशन छोड़ देंगे और मूव करना शुरू करेंगे। और ये जो स्टेट होगा जिसमें कि क्या हो गया, ये आप देख सकते हैं कि पार्टिकल जो है अलग अलग, थोड़ा स्पेस आ गया इसके बीच में। और ये स्टेट जो आ जाता है जब सारे सॉलिड के पार्टिकल वाइब्रेट करना शुरू कर दिए और छोड़ के अलग अलग हो गए, तो दैट स्टेट इज कॉल्ड लिक्विड स्टेट। अब क्या हो गया, वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो गया, कन्वर्ट हो गया। और जो मेल्टिंग पॉइंट जो है, एक तरह का टेम्परेचर रेंज है जिसमें सॉलिड जो है लिक्विड में चेंज कर रहा है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर को तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उस पर सॉलिड जो है किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड में चेंज हो रहा है। और यहाँ पे जो मेल्टिंग है सॉलिड का, मेल्ट कर रहा है सॉलिड, ये जो है मेल्टिंग पॉइंट जो है, ये इंडिकेट करता है कि स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल के बीच में जो स्ट्रेंथ। अब देखो, पार्टिकल के बीच में जितना स्ट्रेंथ रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा। तो आपने देखा होगा सारे सब्सटेंस का जो है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, और वही आधार होते हैं प्यूरिफिकेशन का। जब हम प्यूरिफाई करते हैं कोई भी सब्सटेंस का, और हमको पता है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट इतना है, तो हम चेक करते हैं क्या मेल्टिंग पॉइंट इतना है, तो हम समझ जाते हैं कि ये सब्सटेंस प्योर है। अगर नहीं है मेल्टिंग पॉइंट तो वो सब्सटेंस इम्प्योर है। उसी तरह यहाँ पे जो मेल्टिंग पॉइंट है, ये स्ट्रेंथ है, ये जो है
इंडिकेशन है स्ट्रेंथ ऑफ एट्रैक्टिव फोर्स। जितना एट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगा उतना जो हीट एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगा। जितना एट्रैक्टिव फोर्स जो है, जितना कस के ये पकड़ा रहेगा उतना ज़्यादा फोर्स चाहिए। बिल्कुल वो जो अट्रैक्शन वाला जो एक्टिविटी जो हम लोग किए थे, तो उसमें क्या किए थे कि जो है एक एक ग्रुप जो था वो पूरा इंटरलॉक करके था, दूसरा ग्रुप जो था वो हाथ पकड़ के था, तीसरा ग्रुप जो था वो फिंगर से टच कर रहा। तो सबसे ज़्यादा तोड़ने में मेहनत किस में पड़ा? जो इंटरलॉक करके था। तो उसी तरह ये जो मेहनत है, ये जो एनर्जी लगाना पड़ रहा है, इसके फोर्स को ओवरकम करने के लिए, जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको ओवरकम करने के लिए ये डिटरमाइन करता है मेल्टिंग पॉइंट को। तो जितना ज़्यादा क्लोज पैकिंग होगा, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। इसके कहने का ये मतलब है। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है 273.15 केल्विन, नॉट सेल्सियस। यहाँ पे केल्विन लिया गया है, कहीं पे ये जो है केल्विन जो है स्टैंडर्ड स्केल है तो टेम्परेचर का, तो ये यहाँ पे केल्विन का यूज़ हो रहा है। तो अब यहाँ पे एक बात आती है, एक और भी है टर्म है फ्यूज़न। फ्यूज़न का मीनिंग होता है चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड सॉलिड से लिक्विड बनना ही फ्यूज़न होता है। तो सॉलिड जब मेल्ट करता है तो टेम्परेचर क्यों सेम रहता है? तो जैसे आइस का टेम्परेचर जो होगा 0 डिग्री सेल्सियस है, आइस का 0 डिग्री सेल्सियस है और हम तो हीट दे रहे हैं, हम क्या किए, हीट सप्लाई तो कर रहे हैं, लेकिन जब ये लिक्विड में चेंज करता है तब भी इसका टेम्परेचर कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। तब भी इसका टेम्परेचर 273.15 डिग्री। तो लेकिन फिर भी हम तो हीट तो सप्लाई कर रहे हैं। तो और हीट जो है वो किसके रूप में अपीयर होगा? कैसे हम जानेंगे कि उसको वो अपीयर होगा टेम्परेचर के रूप में? ज़्यादा हीट है, इसका मतलब इसका मीनिंग है ज़्यादा टेम्परेचर है। तो कैसे हम लोग जानेंगे? तो टेम्परेचर बढ़ने से जानेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट सप्लाई कर रहे हैं, सॉलिड से जो है लिक्विड भी बन गया, लेकिन टेम्परेचर जो वही है। जैसे यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस था, 273, वैसे ही यहाँ पे भी है। तो आखिर क्या रीज़न है? सो दैट विल सी इन दिस टॉपिक। अब ये इसका जो आंसर है कि क्यों ये चेंज जो है, चेंजेस के बावजूद हम हीट एनर्जी सप्लाई करने के बावजूद भी क्यों टेम्परेचर नहीं चेंज कर रहा है? क्यों टेम्परेचर 0 ही डिग्री सेल्सियस है आइस के केस में भी, और जो है वाटर के केस में सेम टेम्परेचर है जब पूरा आइस पिघल गया वाटर में? तो इसका रीज़न ये है, जो हीट हम लोग सप्लाई कर रहे हैं ये यूज़ कर रहा है इसको तोड़ने में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये जो दूरी जो बढ़ाया है किसके वजह से? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ है तब। तो ये जो हीट एनर्जी हम लोग सप्लाई कर रहे हैं ये यूज़ कर रहा है ये पार्टिकल अपने आप को सेपरेट होने में। तो पार्टिकल जब अपने आप को सेपरेट होने में यूज़ करेगा तो ये हीट जो है वो छुप जाएगा। ये हीट जो यूज़ हो गया ये छुप गया। तो दिस इज़ कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। चूँकि सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न हो जाएगा। और ये कब हो रहा है? ये जो है जब मेल्टिंग हो रही है तब। और ये होता है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? जब टेम्परेचर हम सप्लाई कर रहे हैं, टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड, दैट इज़ मेल्टिंग पॉइंट। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न किसको कहेंगे? तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहेंगे जब 1 kg सॉलिड जब लिक्विड में चेंज होता है और जो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड है, amount of energy required to change 1 kg of solid into liquid at एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हम लोग कुछ कर नहीं रहे प्रेशर के साथ, और किस पे? एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो इसको कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। तो अगर हम कहें कि 0 डिग्री सेल्सियस पे दोनों है, आइस भी है और वाटर भी है, तो एनर्जी किस में ज़्यादा होगा? तो एनर्जी जो होगा वो वाटर में ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें क्या है, मोर एनर्जी है, आइस से ज़्यादा एनर्जी है इसके पास, क्योंकि जो है इसके पास क्या है, लेटेंट ऑफ हीट ऑफ फ्यूज़न भी है।
तो इसके पास क्या होगा, ज़्यादा एनर्जी होगा। उसी तरह जब हम उस लिक्विड को जब हम वाटर जो चेंज हो गया, थोड़ा स्पेस हो गया, तो वाटर चेंज हो गया, जब गर्म किए तो वाटर चेंज हो गया किस में, वेपर में, बहुत दूर दूर स्पेस हो गया अब इसका। तो दूर दूर स्पेस अब कैसे हो गया है, तो थोड़ी दूर पे था तो भी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, थोड़ी दूर पे है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब जो हीट जो यूज होगा वो अगेन क्या हो जाएगा, अगेन इसका यूटिलाइज हो जाएगा। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस दोनों के बीच में है उसको हटाने के लिए, और ये पार्टिकल और भी दूर चला जाएगा, और भी दूर चला जाएगा, और ये चेंज हो जाएगा वेपर में। ये किस में चेंज हो जाएगा, वेपर में चेंज हो गया। तो ये जो टेम्परेचर हमने सप्लाई किया, और ये जो टेम्परेचर का जो ये जो हीट का जो वो लोग यूज़ किया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए, तो वो हीट तो छुप गया, वो तो दिख नहीं रहा है। दिखने का मतलब हो गया टेम्परेचर राइज करना, तो टेम्परेचर तो राइज नहीं कर रहा है, तो वो तो छुप गया। सो दिस इज़ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इसको कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहेंगे। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, जब लिक्विड जो है टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस इनटू at which liquid boils is called boiling point at atmospheric pressure। तो ये हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। तो ये होता है बल्क फेनोमेना। देखो दो तरह का फेनोमेना होता है, एक होता है सरफेस फेनोमेना और एक बल्क फेनोमेना। तो ये जो होगा सरफेस फेनोमेना केवल सरफेस पे होगा, सरफेस टेंशन जो आप पढ़े होंगे। और दूसरा जो होता है बल्क, जो बॉइलिंग जो होता है, आपने देखो कन्वेक्शन होता है, तो जो पार्टिकल जो है वो हीटेड नहीं हुआ है, जो हीट हो गया ऊपर चला जाएगा, जो पार्टिकल जो ठंडा है कोल्ड है वो नीचे आ जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, बल्क में हो रहा है, ये पूरे लिक्विड में मूवमेंट हो रहा है। तो ये क्या कैसा फेनोमेना हो गया, बल्क फेनोमेना हो गया। ये सरफेस पे नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है, बल्क फेनोमेना हो रहा है। तो ये जो पार्टिकल जो होगा बल्क में, जो अंदर जो पार्टिकल होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, वो वेपर स्टेट में चेंज हो जाएगा, और एट 373 केल्विन। तो उसी तरह जैसे हमने लिक्विड के केस में यूज़ किया था, ये सॉलिड से लिक्विड के केस में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, उसी तरह यहाँ पे हो जाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब वही बात कि जो लिक्विड है 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे कोई लिक्विड है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे कोई वाटर है, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर वेपर है। तो किसका जो है एनर्जी ज़्यादा होगा, किससे, जैसे जो स्टीम होता है आप देखोगे कि उसमें हाथ डालने से क्या होगा कि ज़्यादा इंजरी होगा, जबकि वाटर में कम इंजरी होगा। तो क्यों होगा ऐसा, तो ये इसके पास ज़्यादा एनर्जी होती है, जो वेपर होता है उसके पास ज़्यादा एनर्जी होती है, बिकॉज ड्यू टू इट हैज़ एक्स्ट्रा एनर्जी, जो एक्स्ट्रा एनर्जी ऑब्जॉर्व किया है ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वजह से एक्स्ट्रा एनर्जी ये यूज़ किया है। तो और इसके वजह से टेम्परेचर जो है चेंज नहीं होता है। आपने देखा कि किस तरह जो है एक स्टेट से जो है दूसरे स्टेट में चेंज हो रहा है। तो अब जो है कुछ चेंजेस हम लोग देखेंगे। अब ये केल्विन में कैसे चेंज करना है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे 273.15 केल्विन। तो जब भी, और इसको राउंड करके कितना हो गया 273, तो जब भी कोई डिग्री सेल्सियस पता होगा तो हम उसमें क्या ऐड करते हैं, 273 हम ऐड करते हैं केल्विन। तो 273 ऐड करने पे ये केल्विन में चेंज हो जाता है। अब हम कुछ देखेंगे, कुछ जो सब्सटेंस होते हैं बिना लिक्विड स्टेट में आए ही, जनरली क्या होता है सॉलिड से लिक्विड हुआ, लिक्विड से गैस हो गया। लेकिन कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं, जैसे सॉलिड से क्या हो गया, सॉलिड से बगल बगल क्लोज है, तो क्या होगा, पहले लिक्विड होगा, थोड़ा सा स्पेस होगा, फिर क्या हो जाएगा, गैसेस हो जाएगा, ज़्यादा स्पेस हो जाएगा। तो हम देखते हैं पहले सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैसेस, ये हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सॉलिड से डायरेक्टली गैसेस में चेंज होता है। अब इसमें क्या होगा, तो एक्टिविटी अगेन एक्टिविटी है, तो कुछ कैम्फर लेना है, कपूर लेना है, अमोनियम क्लोराइड लेना है, उसको क्रश करके चाइना डिश में डालना है, और उसके ऊपर फनल लगाना है, इन्वर्टेड फनल चाइना डिश में, और उसको कॉटन से जो है प्लग कर देना है, जो ओपनिंग है। तो इस तरह हमको करना है। फिर क्या करना है, हीट करना है।
हीट करेंगे और हीट करने के बाद क्या देखते हैं, ये जो है बिना लिक्विड में स्टेट में चेंज किए ये वेपर में चेंज हो गया है। ये अमोनियम क्लोराइड वेपर है और ये जो है फिर ये सॉलिडिफाई ऊपर जाते ही जाते क्या हो जाता है, ठंडा हो गया तो ये सॉलिड में चेंज हो गया। तो अब यहाँ पे हम कहीं भी लिक्विड नहीं देख रहे हैं। तो ये कुछ सब्सटेंसेस हैं जो डायरेक्टली सॉलिड से जो है गैसेस में चेंज करते हैं और गैसेस में, और इस प्रोसेस को कहा जाता है, इस प्रोसेस को कहेंगे सब्लिमेशन। क्या कहेंगे हम लोग? सब्लिमेशन। और गैस से जो सॉलिड में चेंज होगा इसको कहा जाता है डिपोजिशन। तो दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक है दो चीज़ें हैं यहाँ पे जिसको देखना है। तो एक जो है सब्लिमेशन है और दूसरा है डिपोजिशन। तो पहले क्या हो गया, हीट दिए तो ये जो अमोनियम क्लोराइड जो है ये जो है सॉलिड है, सॉलिड से क्या हो गया, वेपर में बदला, वेपर से ये यहाँ पे सॉलिडिफाई कर गया, फिर से सॉलिड में चेंज हो गया। तो ये सॉलिड से जो है गैस में चेंज हो गया, तो सब्लिमेशन, और गैस से सॉलिड में चेंज हो गया, दिस इज डिपोजिशन। तो ये आपको याद रखना है। सॉलिड से किस में चेंज हो गया, सॉलिड से जो वेपर में चेंज हो गया सब्लिमेशन, और वेपर से फिर से सॉलिड में चेंज हो गया, दैट इज़ डिपोजिशन। तो ये जो है हम लोगों ने देखा कि कैसे टेम्परेचर चेंज करके हम लोग जो है स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड कर सकते हैं, लिक्विड से गैसेस कर सकते हैं। तो हमने ये देख लिया। अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज़ इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। अब यहाँ पे हमने देखा कि ये जो डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर है, इट इज़ ड्यू टू डिफरेंस इन डिस्टेंस बिटवीन दिस पार्टिकल के डिस्टेंस के बीच वजह से है। अगर इसके बीच में बहुत कम स्पेस है तो दैट इज़ सॉलिड, बिल्कुल स्पेस नहीं है सॉलिड। अगर ज़्यादा स्पेस है, थोड़ा सा स्पेस है तो लिक्विड, और बहुत ज़्यादा स्पेस है तो गैसेस। तो हमने देखा कि डिस्टेंस की वजह से ये डिफरेंस है। तो अगर अब प्रेशर जब हम अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, तो हमने क्या किया, प्रेशर का होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। हम क्या करते हैं, एक यूनिट एरिया पे फोर्स अप्लाई करते हैं, और हमने पिस्टन का यूज़ किया। यहाँ पे एक सिलेंडर है और उसमें पिस्टन लगा हुआ है, और पिस्टन की मदद से इस गैस को क्या किया, हमने प्रेस किया। प्रेस करने के बाद जो ये इतना मूव कर रहे थे, इतना स्पेस था उनके बीच में, ये हो गया थोड़ा सा स्पेस। फिर हमने उसको प्रेस किया तो फिर ये आ गया एकदम नज़दीक। तो आप देख सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस जो है, जैसे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो पार्टिकल नज़दीक आ रहे हैं, और पार्टिकल जैसे ही डिस्टेंस उनका चेंज हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस अगर है तो ये किस में है, गैस में, थोड़ा सा है तो लिक्विड में है, और बहुत कम है, बिल्कुल नहीं है, तो हो जाएगा सॉलिड के केस में। तो हम देख सकते हैं कि कैसे कैसे प्रेशर, जैसे जैसे हम लोग प्रेशर अप्लाई करेंगे वैसे वैसे स्टेट चेंज होगा, क्योंकि स्टेट जो चेंज हो रहा है ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल का डिस्टेंस चेंज हो रहा है, और डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो ये इनके स्टेट चेंज हो रहे हैं, तो इस तरह जो है चेंज हो जाएगा। अब एक आपने सुना होगा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। तो कार्बन डाइऑक्साइड जनरली क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। एक कार्बन डाइऑक्साइड जनरली जो है गैसेस होते हैं। तो ये गैसेस जो है, गैसेस होंगे तो बहुत दूरी पे होगा। तो ये गैसेस जो होंगे वो डायरेक्टली किस में चेंज हो रहा है, डायरेक्टली जो है वो प्रेशर किसके वजह से ये सॉलिड में चेंज हो रहा है, ये तो गैसेस है। तो ये हाई प्रेशर की वजह से सॉलिड, आपने लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सुना होगा। तो पेट्रोलियम गैस जो लिक्विड स्टेट में है, वो क्यों लिक्विड स्टेट में है, क्योंकि उसके ऊपर इतना प्रेशर दिया गया है जो जिसके वजह से गैस जो था वो किस में चेंज हो गया, लिक्विड में। लेकिन जैसे पिस्टन को हम ऑन करते हैं, प्रेशर रिलीज़ करते हैं, तो गैसेस जो है वो लिक्विड स्टेट वाला जो गैस है वो हो जाएगा फिर से गैसेस। आप जब हिलाओगे तो देखोगे उसमें से आवाज़ आ रहा है, जब थोड़ा उसमें गैस जब बसता है तो ये किसका आवाज़ है, लिक्विड का आवाज़ है। तो इसमें तो लिक्विड है ही नहीं, इसमें तो गैस है। तो ये क्यों गैस है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई किया गया है, जिसकी वजह से ये सिलेंडर में जो है, ताकि बहुत ज़्यादा गैस इसमें
आ सके और जिसकी वजह से ये जो मॉलिक्यूल है बहुत पास पास आ गए हैं और ये जो है लिक्विड स्टेट में चेंज हो गया है। अब ये जो सॉलिड जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसका जैसे ही प्रेशर हम कम करते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं, तो ये तुरंत जो है गैसेस में वापस चेंज हो जाता है। इसीलिए इसको कहते हैं ड्राई आइस, जिससे भींगता जनरली आइस को छूने से क्या होता है कि वेट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि छूने से कोई चेंज नहीं होता है, ये हो जाता है ड्राई आइस। तो इस तरह होता है। तो ये जो स्टेट है जनरली क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड में आते हैं पार्टिकल और लिक्विड से गैसेस में। तो ये स्टेज है, या गैस से लिक्विड में, गैस लिक्विड से सॉलिड में, ये स्टेज होता है। बट क्या होता है कभी कभी कि ये जो बीच वाला स्टेट जो होता है, जैसे हमने सब्लिमेशन में देखा, सब्लिमेशन में क्या था कि क्विक चेंज हो रहा था, सब्लिमेशन में सॉलिड से गैसेस चेंज हो रहा था। तो ये लिक्विड स्टेट आता है बट बहुत ही जो है एकदम क्विक चेंज होता है, जो हमें पता नहीं चलता, हम सीधा कर देते हैं कि ये तो जो है डायरेक्ट गैसेस में चेंज हो गया है। तो ये होता है। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, एक डायग्राम है जिसमें हम लोग देख सकते हैं टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्पेस बढ़ जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल मूव करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना चाहेगा, आज़ाद होना चाहेगा। लेकिन जब प्रेशर डालते हैं तो प्रेशर डालेंगे तो जो भी मॉलिक्यूल है, जो भी एटम है, जो भी पार्टिकल है, एकदम क्लोज आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, प्रेशर डालने पे उल्टी बात हो जाएगी, जो गैस है वो लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड है तो सॉलिड हो जाएगा। और टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा प्रेशर से। तो टेम्परेचर जैसे बढ़ाएं हमने, आइस को मेल्ट किया तो लिक्विड में चेंज हो गया, और लिक्विड से को हमने गर्म किया तो वो जो है गैस में चेंज हो गया। तो टेम्परेचर हमने बढ़ाया तो सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड से गैस में, लेकिन प्रेशर बढ़ाए तो गैस से लिक्विड में, लिक्विड से जो है सॉलिड में। तो ये जो डाटा है, ये क्या, ये डायग्राम है, आप देख सकते हैं डायग्राम। तो लिक्विड किसमें, लिक्विड जो है गैस में चेंज हो गया, दिस इज़ वेपोराइजेशन, और गैस लिक्विड में चेंज हो गया, दिस इज़ कंडेंसेशन। उसके बाद लिक्विड सॉलिड में सॉलिडिफिकेशन, सॉलिड लिक्विड में चेंज हो गया फ्यूज़न, गैस से सॉलिड हो गया डिपोजिशन, और सॉलिड से गैस हो गया सब्लिमेशन। तो ये रहा जिसके वजह से जो है ये सारी चीज़ें जो हमने अभी जस्ट पढ़ा है। अब जो प्रेशर होता है जनरली, तो उसका यूनिट होता है एटमॉस्फेयर, और इसका यूनिट जो अनदर प्रेशर का यूनिट है पास्कल, जो कि इतने इक्वल होता है। तो हम जनरली कहते हैं 10⁵ पास्कल, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। नाउ एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमने 8th क्लास में पढ़ा था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, प्रेशर एग्जर्टेड बाय गैस, प्रेशर एग्जर्टेड बाय एयर, जो होगा एटमॉस्फेयर का, तो उसको कहेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जनरली सी लेवल पे 1 एटमॉस्फेयर होता है, जो कि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट इवेपोरेशन। हम लोग इवेपोरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इवेपोरेशन इज सरफेस फेनोमेना, जो बॉइलिंग होता है बल्क फेनोमेना होता है। और ये कैसा होता है, इवेपोरेशन होता है सरफेस फेनोमेना, ये सरफेस ही से होगा। तो क्या होता है एक्चुअली, जो काइनेटिक एनर्जी होता है सभी मॉलिक्यूल में, जो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल हैं, वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं, सब में क्या होगा, सब में काइनेटिक एनर्जी होता है। लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी जो होता है का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, कुछ स्लो मूवमेंट करेंगे, कुछ फास्ट मूवमेंट करेंगे। तो जो जैसा मूवमेंट करेंगे तो सबका काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगा। तो तो यहाँ पे क्या होता है कि जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल हैं, सब सरफेस वाले पार्टिकल हैं, जो सरफेस पे पार्टिकल हैं, उनका जो काइनेटिक एनर्जी होता है उसका ज़्यादा होता है, जो कि बल्क में होते हैं। जो अंदर में जो होते हैं वाटर मॉलिक्यूल, उसका काइनेटिक एनर्जी कम होता है, और जो सरफेस वाले वाटर मॉलिक्यूल हैं उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है। अब ये क्यों यहाँ पे जो है ज़्यादा होगा, और जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर उनको थोड़ा भी एनर्जी बाहर से मिल जाता है कहीं से, तो क्या करेंगे, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से ये क्लोज है और इनके बीच में डिस्टेंस कम है, और जिसकी वजह से ये लिक्विड स्टेट में है, तो ये एनर्जी का यूज़ करेंगे और ये इस स्टेट को तोड़ के ये वेपर स्टेट में चेंज कर जाएंगे। तो ये और वेपर में चेंज कर गए तो ये क्या हो गया, प्रोसेस फेनोमेना क्या हो गया, इवेपोरेशन। सो दिस प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें बॉइलिंग तो हम किए नहीं, तो ये
बॉइलिंग पॉइंट के बिलो ही हो गया। अब कुछ एक्टिविटी है जो हमें अब हमें इस फैक्टर को जानने के लिए कुछ एक्टिविटी करनी है। तो सबसे पहले हम लेंगे 5 ml वाटर, जो कि पहले टेस्ट ट्यूब में लेंगे और टेस्ट ट्यूब में लेके उसको एक को जो खिड़की के पास छोड़ेंगे और एक को हम फ़ैन के अंदर रख देंगे। दूसरा हमको लेना है चाइना डिश में लेना है, एक को हम खिड़की के पास रखेंगे और एक को हम बाहर छोड़ देंगे। और 5 ml जो है चाइना डिश में लेना है और ओपन चाइना डिश में, दोनों में ओपन चाइना डिश में लेना है। और एक को जो है हम उसको हम सेल्फ जो अलमारी में रख देंगे। उसके बाद जो है या क्लासरूम वही अलमारी में रख देना है। उसके बाद जो है सबका रूम रिकॉर्ड करेंगे, रूम टेम्परेचर रिकॉर्ड करेंगे किस। उसके बाद जो है नंबर ऑफ़ डेज़ देखेंगे कि कब तक ये पूरी तरह इवेपोरेट हो गया है। फिर यही एक्टिविटी हम रेनी डे को जो है देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है टेम्परेचर, सरफेस एरिया, विंड वेलोसिटी का इवेपोरेशन के ऊपर। तो ये सब सारे ऑब्जर्वेशन करने के बाद एक चीज़ हमें नज़र आएगा कि रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होगा हमेशा इंक्रीज़ करेगा सरफेस एरिया इंक्रीज़ करने के बाद। तो सरफेस एरिया होता क्या है? तो एरिया ऑफ सरफेस, जैसे ये रुमाल है, रुमाल पूरा मोड़ा हुआ है, ठीक है? तो सरफेस एरिया क्या हो गया? इतना ही हो गया। जब हम इसको गीला करके सुखाने के लिए देते हैं और इस फॉर्म में सुखाने के लिए देते हैं तो ये क्या होगा? ये जल्दी नहीं सूखेगा। जब हम इस फॉर्म में पूरे अनफोल्ड कर देते हैं तो ये जल्दी सूखेगा। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना जो है, अब देखो इसका सरफेस एरिया तो इतना ही हो गया और ये इतना सरफेस एरिया हुआ, तो प्रत्येक जो वाटर मॉलिक्यूल अगर रहेंगे यहाँ पे लिक्विड स्टेट में तो सारे जो है एनर्जी का यूटिलाइज़ करेंगे और ये जो है वाटर से लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में चेंज करेंगे। तो सरफेस एरिया के वजह से जैसे ये क्लोथ को जो है अगर हम फोल्ड करके सुखाएं या अनफोल्ड करके सुखाएं तो सुखाने पे फ़र्क पड़ता है, जल्दी सूखता है एक केस में, और एक केस में क्या हो जाएगा जिसमें हम जो है उसको फ़ोल्ड करके सुखाते हैं पूरी तरह फ़ोल्डिंग करके, तो क्या होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अब नेक्स्ट है इंक्रीज़ इन टेम्परेचर। चूँकि ये काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल के काइनेटिक एनर्जी पे इवेपोरेशन डिपेंड करता है, तो जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल का जो पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो तो बढ़ जाएगा। तो जल्दी से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, जो ये मॉलिक्यूल पकड़ा हुआ था, तो क्या होगा, जल्दी से गेन कर जाएगा और जल्दी से बाहर निकल पाएगा। उसके बाद ह्यूमिडिटी जब डिक्रीज़ होगा, ह्यूमिडिटी क्या होता है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि एयर का जो होता है वो डेफिनिट एयर का जो क्वालिटी होता है कि वो डेफिनिट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो है होल्ड कर सकता है, उसमें ऐसी क्षमता होती है। तो जब ज़्यादा अगर उसमें वाटर वेपर ऑलरेडी ज़्यादा है एयर में, तो क्या होगा कि वो ज़्यादा वाटर वेपर होल्ड नहीं करेगा। तो फिर क्या होगा, रेनी डे में जैसा हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा वाटर वेपर जो है एयर में रहता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो ज़्यादा वाटर वेपर होल्ड नहीं कर पाएगा। तो फिर क्या होगा कि वो ज़्यादा जो है जो इवेपोरेशन प्रोसेस होगा वो नहीं हो पाएगा, रेट जो है उसका डिक्रीज़ हो जाएगा। तो रेनी डे में जनरली हम लोग देखते हैं कि कपड़े सूख नहीं पाते हैं। उसके बाद जो है इंक्रीज़ इन विंड स्पीड का इंक्रीज़। जैसे विंड स्पीड का इंक्रीज़ कैसे होगा, जैसे ही हम विंड स्पीड को बढ़ा देते हैं, जैसे आपने देखा होगा विंडी डे में क्या होता है कि जब हम कपड़े सुखाते हैं, जैसे हमने इसको भींगा किया, गीला किया और गीला करने के बाद जो है इसको सूखने के लिए दिए, और उस टाइम क्या हो गया, वो कैसा डे है, विंडी डे है। तो क्या करेगा, तो जैसे ही वाटर वेपर यहाँ से निकला तो विंड क्या होगा, इस वाटर वेपर को भगा देगा, उड़ा देगा। तो इसके पास ज़्यादा स्पेस रहेगा, ये जो वाटर वेपर ये जो एरिया है उसमें तो ज़्यादा स्पेस रहेगा, क्योंकि एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर का कैपेसिटी होता है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को होल्ड करने का। तो ये विंड क्या करेगा, वाटर वेपर को रिमूव कर रहा है, जैसे वाटर वेपर निकल रहा है तो रिमूव कर रहा है, तो और भी ज़्यादा जो है एरिया क्रिएट हो जाएगा वाटर वेपर लेने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे विंड स्पीड ज़्यादा होगा तो वैसे ही क्या हो जाएगा, ये जो है वाटर
ये जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो बढ़ जाएगा। तो जैसे रेनी डे में क्या कर देखते हैं कि रेनी डे में क्या होता है, ज़्यादा वाटर वेपर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, तो वाटर वेपर निकलने की कोशिश भी करता है तो वाटर वेपर निकल नहीं पाता है, क्योंकि अमाउंट ऑफ होल्डिंग तो लिमिटेड है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। जिस दिन ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगा तो उस दिन क्या होगा, कपड़े सूखेंगे नहीं, इवेपोरेशन कम हो जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन अब एराइज होता है कि इवेपोरेशन से कूलिंग क्यों कॉज होता है। जनरली जब हम पसीना पसीना हो जाते हैं और जब हम पंखे में जाते हैं तो क्या होता है कि पसीना सूख जाता है, पसीना जो इवेपोरेट कर जाता है, सूख गया मतलब क्या हो गया कि पसीना क्या होता है, इवेपोरेट कर जाता है। तो इवेपोरेशन से क्या हो जाएगा, इवेपोरेट कर गया तो क्या हो गया कि वो जो लिक्विड इवेपोरेशन में हमने देखा कि जो ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे पार्टिकल जिसका ज़्यादा जो है एनर्जी था, काइनेटिक एनर्जी था, वो बाहर निकल रहा है। तो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, थोड़ा ज़्यादा काइनेटिक, जनरली जो वार्म वाटर होता है उसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं वो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले होते हैं, ज़्यादा मूवमेंट होता है। तो तो मूवमेंट होगा तो ज़्यादा क्या हो जाएगा, ज़्यादा गर्मी होगा। तो ये जो वाटर वेपर है ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले निकल गए तो सारे मॉलिक्यूल कैसे हैं, सारे पार्टिकल कैसे सुस्त हैं, कम काइनेटिक एनर्जी है, तो ये कम काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल ही रह गए। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कूलिंग हो जाएगा। तो जब भी इवेपोरेशन होता है तो इवेपोरेशन में और एक और चीज़ क्या होता है कि इवेपोरेशन जब भी होगा, जब भी पार्टिकल जो है बाहर जाएगा, जैसे ये लिक्विड सरफेस का पार्टिकल है तो ये बाहर गया, तो एक तो वो बात हो गई। दूसरी बात ये होती है कि ये बाहर जाएगा तो हीट एब्जॉर्ब करके जाएगा। ये बाहर का जो सरफेस का जो सराउंडिंग का जो हीट होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जैसे ही एब्जॉर्ब कर लिया तो क्या होगा कि एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, तो सराउंडिंग कैसा हो गया, कूल हो गया। तो ये भी बात हो जाती है। तो इवेपोरेशन से क्या होगा, इवेपोरेशन से कूलिंग इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया जैसे नेल पॉलिश रिमूवर जो कि एसीटोन कंटेन करता है। तो आपने देखा होगा उसको लगाने से क्या होता है, वो तुरंत उसके पास उसमें इतनी कम एनर्जी, थोड़ा एनर्जी देने पे वो इवेपोरेट कर जाता है। तो जैसे इवेपोरेशन होगा तो वहाँ पे क्या होगा, जैसे हम लगाते हैं और वो इवेपोरेट कर जाता है तो हमको कूलिंग जो है महसूस होता है, क्योंकि वो जो मॉलिक्यूल है, जो पाम पे जो हीट है, पाम का जो हीट है, और हमने लगाया एसीटोन, तो पाम का जो हीट है, तो पाम का हीट जो हाथ का जो हीट है उसको रिसीव करेगा, और रिसीव करके ये जो है मॉलिक्यूल जो है जो लिक्विड स्टेट में था, जो अट्रैक्टेड था, वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, वेपर स्टेट में चेंज हो जाएगा, वाटर वेपर में। तो वाटर वेपर में चेंज हो गया, तो इट मीन्स व्हाट, ये इवेपोरेट कर गया। इवेपोरेट कर गया तो सराउंडिंग का टेम्परेचर, सराउंडिंग का हीट लेके इवेपोरेट किया है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, कूलिंग फील होगा। उसी तरह छत पे कभी कभी आपने देखा होगा हॉट वेदर में कि छत पे लोग जो है पानी जो है पानी डालते हैं, स्प्रिंकल करते हैं। तो पानी डालने के बाद क्या होता है कि सरफेस जो होता है, हॉट सरफेस जो होता है, वो कूल हो जाता है। तो क्यों कूल हो जाता है, क्योंकि ये जो इवेपोरेट करेगा पानी जो होगा, वाटर ड्रॉपलेट जो इवेपोरेट करेगा, तो ये जो इवेपोरेट करेगा तो वो तो एनर्जी लेके इवेपोरेट करेगा। तो छत का जो भी एनर्जी है, हीट है, उसको लेके इवेपोरेट करता है, तो छत क्या हो जाता है, कूल हो जाता है। तो ये सारे हम एग्जाम्पल हैं कि जो इफ़ेक्ट होता है कूलिंग का आफ्टर इवेप। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को जो कॉटन क्लोथ है वो समर में क्यों पहनने चाहिए। तो समर में जब हम समर में क्या होता है कि बॉडी अपना हीट लूज़ करता है, जो पर्सपिरेशन के चलते, पर्सपिरेशन दैट इज़ जो स्वेटिंग होती है, पसीना जो निकलता है उसके वजह से बॉडी जो है कूल हो जाता है। तो अब ये जो इवेपोरेट होगा तो क्या होगा कि ये जो मॉलिक्यूल होंगे वो जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको एब्जॉर्ब करेगा, और जिसके वजह से वो जो है लिक्विड से वेपर में चेंज करेगा, और जिससे कूलिंग इफेक्ट होगा। और ये जो हीट जो एब्जॉर्ब करेगा इक्वल टू दैट ऑफ द लेटेंट हीट ऑफ
व्हाट वेपराइजेशन, ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बराबर जो है हीट एब्जॉर्ब करेगा। अब कॉटन क्या होता है, कॉटन जो है गुड एब्जॉर्बर होता है, तो कॉटन एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद एटमॉस्फेयर जो है एटमॉस्फेयर से एक्सपोज कर देगा, और जिसके वजह से इजी इवेपोरेशन होगा। अगर हम सिंथेटिक कपड़े का यूज़ करें तो उससे क्या होगा, इवेपोरेशन इजी नहीं होगा, क्योंकि जो है एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा सिंथेटिक क्लॉथ, और जो पसीना है वो हमारे बॉडी के, और उसी की वजह से जो बैड जो ऑर्डर निकल होते हैं उसके वजह से होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज दैट वी हैव स्टडीड, हमने पढ़ा है कि वाटर वेपर कैसे देखेंगे कि वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट होता है। तो अब क्या होता है कि जब हम किसी ग्लास में हमने सूखा ग्लास में, ड्राई ग्लास में हमने आइस लिया, ओके। तो आइस लेने के बाद क्या हो गया, जब कुछ देर के बाद यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट आ जाता है। तो वाटर ड्रॉपलेट क्यों आ जाता है यहाँ पे, तो ये जो वाटर वेपर है जो एयर में है, ये वाटर वेपर क्या करेगा, अपना हीट लूज़ करेगा, क्योंकि हीट लूज़ करेगा जब ही इसके कांटेक्ट में आएगा। ये तो आइस है, तो आइस जो है, आइस तो बहुत ठंडा है, तो उससे क्या हो जाएगा कि ये अपना हीट लूज़ करेगा, और ये वाटर वेपर से वाटर बन जाएगा, जो कि ग्लास के ऊपर हम इसको देख रहे हैं। तो इस तरह जो है अब नेक्स्ट जो है हम पढ़ने जा रहे हैं कि दो नए स्टेट मिले, दैट इज़ प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। 3 स्टेट तो हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो ये 2 नए और स्टेज हमें मिले। सो व्हाट इज़ प्लाज्मा स्टेट, तो प्लाज्मा स्टेट इज़ इट इज़ अ स्टेट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड स्टेट। तो इसमें पार्टिकल क्या होते हैं, सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड हो जाते हैं। तो ऐसे स्टेज को कहा गया, ऐसे स्टेज को जनरली कहा जाता प्लाज्मा स्टेट। और ये जो प्लाज्मा स्टेट होंगे, ये कैसे इसमें जो होगा पार्टिकल जो होगा आयनाइज गैस के फॉर्म में होगा। अब जो बल्ब होता है, फ्लोरेसेंट बल्ब होता है, नियॉन साइन जो बल्ब होते हैं, तो नियन साइन बल्ब की बात कर रहे हैं, तो नियन के अंदर क्या होता है, नियन साइन बल्ब के अंदर जो है नियन गैस होता है। अब जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे पहुँचता है, तो ये गैस क्या होते हैं, चार्ज हो जाते हैं, गैस आयना। और जैसे गैस जो है, जैसे चार्जिंग मिलेगा तो ये क्या हो जाएंगे, आयनाइज हो जाएंगे, और आयनाइज होने के बाद जो है ये जो स्टेट बनता है दैट इज़ प्लाज्मा स्टेट। तो प्लाज्मा स्टेट में क्या होता है, ये जो प्लाज्मा जो होता है वो ग्लो करता है, और ग्लो करेगा, स्पेशल कलर आएगा ड्यू टू डिफरेंट गैसेस के नेचर पे डिपेंड करेगा। उसी तरह सन और स्टार्स में भी इस तरह के स्टेट हैं। उसके बाद जो भी, और इसमें क्यों स्टेट ये क्रिएट हुए हैं, ड्यू टू हाई टेम्परेचर। तो जनरली हाई टेम्परेचर पे जो जनरल जो गैसेस का बिहेवियर होता है वो चेंज हो जाता है। तो और चेंज होने के बाद इसका बिहेवियर चेंज हो गया, तो ये एक अलग स्टेट बन गया। तो इसीलिए ये प्लाज्मा स्टेट को अलग स्टेट माना गया है, इसको गैस में नहीं कंसिडर किया गया है। अब नेक्स्ट जो स्टेट हम लोग पढ़ते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो बोस जो थे, एस.एन. बोस इंडियन थे, और एल्बर्ट आइंस्टीन दोनों ने मिलके इस तरह का जो है स्टेट जो है बताया था। और ये क्या स्टेट है, चलिए हम लोग जानते हैं। अब यहाँ बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो 5th स्टेज आया, उसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन था। 1920 में सत्येंद्र नाथ बोस ने कैलकुलेट किया था, और कैलकुलेशन किया इसके लिए, और जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे उन्होंने प्रेडिक्ट किया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में कि ये 5th स्टेट ऑफ मैटर हो सकता है। और बाद में 2001 में 3 जो साइंटिस्ट आए, कॉर्नेल, वीमन और वोल्फगैंग, ये इन्होंने नोबल फाइनली ये अचीव किया, और इसके लिए उन्हें नोबल प्राइज़ मिला। तो ये इस तरह आप देख सकते हैं 1920 से 2001 तक की ये बात है, तब ये अचीव हुआ बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। लेकिन नाम जो है, नाम इन्हीं दोनों का गया, बोस ने कैलकुलेशन दिया और आइंस्टीन ने प्रेडिक्ट किया। अब ये होता क्या है, जैसे प्लाज्मा स्टेट क्या हुआ कि जब टेम्परेचर मिला, जब चार्ज किए हम लोग,
इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज गया तो गैसेस जो आयनाइज हो गए, उनका बिहेवियर नॉर्मल गैस से अलग हो गया। तो ये जो स्टेट था, इस स्टेट में हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा जो गैसेस को अगर बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर अगर होगा और उसका डेंसिटी पूरी तरह नॉर्मल एयर से बहुत कम कर दिया जाएगा, तो क्या होगा कि एक अलग सा जो है स्टेट मिलेगा, उनको बहुत ज़्यादा कूल कर दिया जाएगा। तो कूलिंग कैसे होगा, ये जो होगा बहुत जो है एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, और लो डेंसिटी कितना लो डेंसिटी, 100,000, जो नॉर्मल एयर का जो डेंसिटी है उसका 100,000 डेंसिटी कर दिया जाए और लो टेम्परेचर दिया जाए, तो ये जो स्टेट फाइनली आएगा वो आ जाएगा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेस। तो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू।